वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन एसके में। तो आज की हमारी इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं जो प्राकृतिक साहित्य है उससे रिलेटेड आज की हमारी इस वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे। जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक भाषा के स्वरूप पर निबंध लिखिए या प्राकृतिक शब्द का निरूपण कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें क्या, संसार में जितने भी प्राणियों की संभाषण क्षमता यानी कि बोलने की जो भी ये भाषा की आवश्यकता है, वे अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए कोई न कोई ध्वनि या संकेत का अवश्य प्रयोग करते हैं या व्यक्त करते हैं। यह ध्वनि की क्रमशः व्यवस्थित, रूढ़ एवं विकसित होती हुई बोली तथा भाषा का रूप धारण करती हैं। जहाँ तक कि मनुष्य स्वाभाविक भाषा का प्रश्न है, उसे प्रकृत्या भव प्राकृतम, इसे व्यक्ति के अनुसार विश्व के प्रत्येक मनुष्य की स्वाभाविकता को प्राकृतिक कहते हैं तथा जो प्रस्तुत संदर्भ में प्राकृतिक भाषा के रूप में रूढ़ अर्थ में जिस भाषा विशेष की चर्चा है वह है व्युक्ति से आंशिक रूप से संबद्ध है। अर्थात यानी कि जो मनुष्य अपनी भाषा अपने विचारों को बोलने के लिए व्यक्त करता है वो गया भाषा, और जो प्राकृतिक में क्या है, व्युक्ति के लिए अभिव्यक्ति के लिए हमें जो जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे प्राकृतिक अभिव्यक्ति कहते हैं। जैसे प्राचीन इतिहास में प्राचीन काल में मनुष्य विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा का प्रयोग करता रहा है, उसी प्रकार मानवीय अभिव्यक्तियों तथा साहित्य एवं संस्कृति के व्यंजन के लिए भाषा तत्व मानव जीवन के से चिरकाल से संपर्क रहा है। ठीक है। जो प्राकृतिक भाषा है एक ऐसी प्राचीन भाषा है जो बृहद अक्षेत्र विशेषण से जन सामान्य में बोली जाने वाली अत्यंत मधुर, सरल एवं व्यवस्थित समृद्ध भाषा के रूप में भाषाविदों के मध्य जानी जाती है। जो प्राचीन काल से ही क्या विभिन्न भाषाविदों एवं विचारकों के मध्य प्राकृतिक भाषा के स्वरूप की चर्चा होती रही है। समय समय पर उन्होंने इसे परिभाषित करने की चेष्टा भी की है, जैसे प्रकृति यथा सा प्राकृते अर्थात जिससे हम अन्य पदार्थों की उत्पत्ति हो वह प्रकृति है। इस प्रकृति से संपूर्ण भाषा प्राकृतिक कहलाती है, और प्राकृतिक भाषा को अनेक भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। दूसरा, प्राग पूर्व कृतम प्राकृतम, यानी कि जो आदिकाल से व्यवहार में लाई जा रही है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक भाषा कहते हैं। प्रकृति नाम साधारण जनानिमिदम प्राकृतम, अर्थात जो भाषा सर्वसाधारण जन की भाषा उसे हम प्राकृतिक भाषा कहते हैं। प्राकृति एवं प्राकृतम शब्द ब्रह्म, अर्थात जो भाषा जन सामान्य की स्वाभाविक भाषा तथा जिसमें किसी भी प्रकार की कृत्रिमता नहीं होती है वह क्या है, प्राकृतिक है, उसे हम प्राकृतिक कहते हैं। अगला है हमारा प्राकृतिक स्वभावेन, जो आगे प्राकृतिक सकल गजनानम सहजो वचन व्यापार प्राकृतिक तत्र भेव शेव व प्राकृतम, अर्थात संपूर्ण जगत के प्राणियों का सहज वाक्य जो व्यापार है प्राकृतिक है, उसमें प्रयुक्त होने वाली भाषा ही प्राकृतिक है। अब देखते हैं जो प्राकृतिक शब्द जो उत्पत्ति हुई है। जो प्राकृतिक शब्द है उसकी उत्पत्तियों के लिए आलोक में प्राकृतिक शब्द का अर्थ जन सामान्य की स्वाभाविकता बोली है। आज के संदर्भ में का जो रूप है हम जन बोली कह सकते हैं, क्योंकि जन बोली स्वाभाविक होती है जिसमें किसी भी प्रकार की कृत्रिमता नहीं होती, यानी कि बनावट नहीं होती। जन भाषा से विकसित होने वाली एवं जन सामान्य की भाषा बनने रहने के लिए कारण क्या है, ये प्राचीन काल से ही जनता की भाषा को प्राकृतिक भाषा कहा गया है। यानी कि जो नॉर्मल जन सामान्य में बोली जाने वाली बोली है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक भाषा कहते हैं। तो कतिपय विद्वानों ने छांदस का विकास प्राकृतिक भाषा से ही माना है। जो छांदस है यानी कि जो वैदिक भाषा रही है उसका भी विकास किससे माना है, प्राकृतिक से माना। उनके अनुसार यह प्राकृतिक का वह जन बोली वाला रूप है जिससे छांदस भाषा का विकास हुआ है, जो कि प्राकृतिक के इस स्वाभाविक रूप से क्षेत्र भेद आदि कारणों से रूपों की बहुलता थी। फलतः इसके आधार पर निर्मित वैदिक भाषा छांदस में भी यह रूप बहुल्य आया। इसलिए महान व्याकरण आचार्य पाणिनि ने भी वैदिक भाषा छांदस के विषय में लिखा है कि छांदसी बहुलम, अर्थात छांदस में रूपों की बहुलता होती है, यानी कि बहुत सारे इसके रूप हमें देखने को मिलते हैं। आगे इसी प्रकार क्या है, जो नाना रूप वाली जो निरंतर विकासशील जनबोली के रूप में प्राकृतिक भाषा को
वेदों के उपलब्ध रूपों के कुछ पूर्व में वेदों के निर्माण काल में भी थी। प्रस्तुत यह जो जनबोली है प्राकृतिक वह आधार सामग्री थी जिसको प्रकृत करके वेदों की छांदस रूप का गठित किया गया है। जनबोली की साहित्यिक रूप देने के लिए इसे भाषात्मक ढांचे के निर्माण के लिए इसमें चिंतन आरंभ हुआ। विद्वान भाषा शास्त्रियों ने जन भाषा के विकास में स्वाभाविक प्रवृत्ति को अविच्छिन्न रखने के लिए लोक प्रयोग होने दोनों की अनुकूलता की दृष्टि से प्राकृतिक भाषा का रूप का गठन किया है। तो इस प्रकार से प्रकृति का यह रूप कह सकते हैं कि जो भाषिक मानदंडों के अनुरूप था। तो इस प्रकार से क्या है, प्रथम जिसका जन्म बोली रूप रहा है उसके आधार पर वैदिक भाषा छांदस का निर्माण हुआ तथा द्वितीय वह छांदस के प्रतिनिष्ठ रूप संस्कृत के साथ साथ जो लोक तत्व प्रधान जो भाषा है प्राकृतिक के रूप में भी जाना जाता है। विद्वानों का इनका द्वितीय रूप ही भाषा के रूप में स्वीकार किया गया जो कि संस्कृत के साथ ही गठित हुआ। कुछ विद्वानों ने जो प्राकृतिक का आधार संस्कृत है भी कहा है, लेकिन वे अपने पक्ष के प्राकृतिक शब्द की व्युत्पत्ति पर इस प्रकार कहते हैं कि प्राकृतिक संस्कृतम तद्भव प्राकृतम, यानी कि इसमें प्रख्यात भाषाविद नारायण शास्त्री के विचार मानवीय हैं। इसके अनुसार प्राकृतिक भाषा संस्कृत से ही निकली है। उसके समस्त शब्द संस्कृत से सिद्ध हो जाते हैं किंतु परिशील से विदित होता है। प्राकृतिक के शब्द संस्कृत से सिद्धि नहीं होते, अंतः प्राकृतिक की उत्पत्ति संस्कृत से जो है मानना उपयुक्त नहीं है, यानी कि सुसंगत नहीं है। तो इस प्रकार से क्या है, प्राकृतिक कृष्ट जनों की भाषा निकृष्ट जनों की भाषा थी तथा संस्कृत उत्कृष्ट जनों की भाषा थी। यह कथन भी वास्तविकता से परे है, क्योंकि जो संस्कृत नाटकों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इन भाषाओं के जानकारों का ऐसा कोई वर्ण भेद नहीं थी कि यह नाटकीय परिकल्पना या व्यवस्था मात्र थी। नायक संस्कृत भाषा का प्रतिहार आदि को आदेश देता है कि उसे प्रतिहार समझ लेता है और फिर प्राकृतिक में उसका उत्तर देता है तो नायक उसे समझ लेता है। नाटक में पात्र संस्कृत एवं प्राकृतिक भाषा का नाट्य शास्त्रीय नियमों से अलग अलग व्यवहार करते हैं। ये एक दूसरे की भाषा पूरी तरह समझ लेते हैं, यानी कि प्राकृतिक और संस्कृत दोनों को जानने वाले थे। ठीक है, वैदिक पंडितों के संस्कृतज्ञ विद्वानों ने भी प्राकृतिक में प्रचुर साहित्य का सृजन किया तथा यथा भाष, कालिदास, प्रसेन, वाक्य इत्यादि जो ये विद्वान जो रहे हैं पर्याप्त रूप से प्राकृतिक भाषा का इन्होंने भी प्रयोग किया है। इसी कारण क्या है, श्रम परंपरा के जैन श्रमिकों एवं बौद्ध भिक्षुओं ने भी प्रचुर मात्रा में संस्कृत साहित्य का सृजन किया तथा आचार्य उपमा स्वामी आनंद देव और आचार्य जो अमृतचंद्र जो आचार्य रहे, हेमचंद्र इत्यादि जो आचार्य रहे हैं, उनका योगदान संस्कृत के में भी बहुत ज़्यादा इनका योगदान रहा है। इस प्रकार से बौद्ध न्यायिक और सभी कवि जो घोष है इनके द्वारा भी के प्राकृतिक के साथ साथ संस्कृत के भी कवि रहे हैं। इतना आवश्यक कि विक्रमों काल में जो प्रशासनिक आदेश आदि संस्कृत में ही प्राय इसलिए दी जाती थी क्योंकि संस्कृत परिनिष्ठ भाषा थी तथा क्षेत्र काल के अनुसार इसका कोई भेद नहीं थे, जबकि प्राकृतिक के विकास जीवंत भाषा होने से क्षेत्र एवं काल की दृष्टि से भेद रहे हैं। वस्तुतः संस्कृत प्राकृतिक दोनों की परस्पर मैत्री है तथा ये दोनों भाषाएं चिरकाल से इस प्रदेश के वासियों की स्वभावाभिव्यक्ति का माध्यम रही है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करें।